है, बार-बार अबॉर्शन हो रहा है, तो हम मानते हैं कि कुछ भ्रूण में कमी होती होगी। तो उससे हम देखते हैं कि अंडे का साइज़ कितना बढ़ रहा है। जब एक बार 16, 17, 18 तक साइज़ हो जाता है, तो हम फाइनल इंजेक्शन जिसको ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर दे के उसके 36 घंटे बाद अंडा निकालते हैं। मतलब कि पान, गुटखा, शराब, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना ये हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए। जी, जब अगर दोनों मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर ठीक है और उनमें कहीं दिक्कत आ रही है कि ट्यूब्स बंद है, तो फिर ट्यूब्स भी बंद है तो बच्चा नहीं होता। तो फिर हम उनसे मेल और फीमेल दोनों आते हैं, दोनों में आजकल बराबर-बराबर ही कमियाँ जो परेशानी होती हैं वो बराबर-बराबर चल रही हैं। मतलब कि 50-50 आप कह सकते हो। कपल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको आईवीएफ या आईयूआई का सहारा लेना पड़ता है। आप अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और लंबे समय के बाद भी आपको संतान प्राप्ति ना हो, तो अक्सर आप ओझा और तांत्रिक के घंघोर चक्कर में फंस जाते हैं। पर आपके लिए आईवीएफ लाया है रामबाण उपाय। मेरे साथ देखिए सीनियर डॉक्टर है, बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये आईवीएफ क्यों करवाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है इसका? जब नेचुरली कोई कपल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको आईवीएफ या आईयूआई का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या इससे 100% रिजल्ट मिलता है? जी नहीं, 100% की गारंटी नहीं होती है, ये इलाज है जिसका 50 से 60% सक्सेस रेट होता है। 50-60% सक्सेस रेट है इसका। यस, इसका अच्छा, जैसे किसी का 12 साल हो जाता है और कई दंपति ऐसे होते हैं जिनके लगभग 25 साल हो जाते हैं, 20 साल होते हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या ये आईवीएफ करवाने से संतान की प्राप्ति होगी? जी, पहले तो बिना देखे हुए तो ये बोलना मुश्किल है, पहले तो देखना होगा कि उनमें कमी क्या है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। उसके बाद अगर चीज़ें सही हो तो बिल्कुल हो सकती है प्रेगनेंसी। हो सकती है। जी। मतलब कि 25 और 20 साल बाद भी वो संतान प्राप्ति कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, यहाँ पे शादियाँ 15, 16, 17, 18 में हो जाती, तो अगर आप 19 लगा लीजिए तो वो 38 से 39 साल की होती हैं, तो जी बिल्कुल हो सकती है। अ, मैडम, इसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि काफ़ी लोग जो गाँव से आते हैं वो डरे रहते हैं कि भई मेरे साथ क्या हो जाएगा? क्या अनहोनी हो जाएगा? या मेरा बच्चा होगा या किसी और का होगा? प्रोसेस क्या होता है इसका? जी, सबसे पहले मरीज़ किसी सेंटर पे जाते हैं, वहाँ डॉक्टर से मिलते हैं। पहले वो अपनी परेशानी बताते हैं। वो बहुत सारी जगह से घूम के आए होते हैं, तो फिर उनके पास कुछ न कुछ पर्चे होते हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं, बात करने के बाद उनके पुराने पर्चे देखते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो हम जाँचें होती हैं आईवीएफ की या ओटी से रिलेटेड, वो सारी जाँचें करते हैं। फिर जाँच और बात के दौरान और एक अल्ट्रासाउंड जो फीमेल पार्टनर का करते हैं, महिलाओं का करते हैं। तो उससे उसमें हम यूट्रस देखते हैं, बच्चेदानी देखते हैं और अंडदानी देखते हैं। तो मोटा-मोटा हमें आइडिया हो जाता है कि दिक्कत कहाँ पे है। तो उसके बाद हम उनके साथ बैठ के उसका प्लान डिस्कस करते हैं। फिर जब अगर दोनों मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर ठीक है और उनमें कहीं दिक्कत आ रही है कि ट्यूब्स बंद है, तो फिर ट्यूब्स भी बंद है तो बच्चा नहीं होता। तो फिर हम उनसे बात करते हैं कि हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उन्हें समझाते हैं कि महीने के दूसरे दिन आना होगा, जिस दिन हम कुछ हार्मोन की जाँच भेजने के बाद इंजेक्शन चालू करते हैं। फिर इंजेक्शन के छठे दिन बुलाते हैं कि जिस डोज़ पे हमने सेट किया है उसका रिस्पॉन्स कैसा है। फिर आगे 8वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 11वें दिन वो स्कैन होता है। यहाँ पे जो हमारा काम होता है मेनली स्कैन के द्वारा, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, टीवीएस भी बोलते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफ़ी भी बोलते हैं। तो उससे हम देखते हैं कि अंडे का साइज़ कितना बढ़ रहा है। जब एक बार 16, 17, 18 तक साइज़ हो जाता है तो हम फाइनल इंजेक्शन जिसको ट्रिगर बोलते हैं, ट्रिगर दे के उसके 36 घंटे बाद अंडा निकालते हैं। उसमें ओटी में ले जाना होता है जहाँ मरीज़ को हम बेहोश करते हैं और एक पतली-सी निडल जिसको हम अल्ट्रासाउंड प्रोब के सहारे ले जाके जो अंडदानी होता है उसमें से अंडे निकाल के फिर उसको लैब में देते हैं। लैब में वहाँ पे जो पति का कीटाणु होता है, शुक्राणु होता है, उसके साथ उसका हम इक्सी करते हैं और फिर 5वें दिन, जिस दिन हुआ प्रोसीजर उसके 5वें दिन उसका स्टेटस बताते हैं कि बच्चा कैसा बना है। तो जो 5वें दिन एम्ब्रियो बनता है वो ब्लास्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो फिर हमारा जो आईवीएफ का एक हिस्सा होता है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम दोबारा मरीज़ को बुलाते हैं पीरियड्स के दूसरे दिन। उस दिन हम बच्चेदानी की परत देखते हैं और फिर एक दवाई होता है जिससे लाइनिंग बनाते हैं। वो लाइनिंग बना के फिर 12वें दिन बुलाते हैं। 12वें दिन लाइनिंग देखी अगर अच्छी है तो फिर हम उसके हार्मोन की जाँच कराते हैं। अगर हमें लगता है डोज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो 2-3 दिन बाद फिर से मरीज़ को डोज़ एडजस्ट करके बुलाते हैं। फिर अगर 15वें दिन या 14वें दिन लाइनिंग हमें सैटिस्फैक्टरी लगी तो हम इंजेक्शन चालू करते हैं। वो 5 दिन का इंजेक्शन होता है जो मरीज़ घर पे कितना लंबा प्रोसेस होता है? कितने महीने लग जाते हैं? फर्स्ट हाफ में जो आपको मैं पहला बता रही थी वो
15 दिन का मोटा-मोटा होता है। जो दूसरा वाला भी होता है वो 15 दिन दवाई का होता है और जो 5 दिन इंजेक्शन का होता है, तो 21-20 दिन। तो पहले हिस्से में 15 दिन और दूसरे हिस्से में 20 से 21 दिन। आईवीएफ किनको करवाना पड़ता है? क्या इसमें जो महिलाओं की कमी होती है या पुरुषों की कमी होती है? ज़्यादा किस में कमी पाई जा रही है? देखिए, दोनों में कमी हो सकती है और दोनों का अगर ऐसी कमी है जो नेचुरली नहीं ठीक हो सकती है, तो उसके लिए आईवीएफ जाना पड़ता है। तो महिलाएँ और जो मेल और फीमेल दोनों आते हैं, दोनों में आजकल बराबर-बराबर ही कमियाँ जो परेशानी होती हैं, वो बराबर-बराबर चल रही हैं। 50-50 आप कह सकते हो। 50-50 कह सकते हैं हाँ, कि जी, बिल्कुल। कि 50% महिलाओं में कमी आ रही है और 50% पुरुषों में कमी आ रही है। तो जहाँ भी कमी होगी आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इलाज कराना पड़ेगा। वो इलाज आईवीएफ हो सकता है, वो आईयूआई हो सकता है, वो एक अंडे बनाने की दवाई हो सकती है। तो या हार्मोन का कुछ कम ज़्यादा हो उसको ठीक करना हो सकता है। जी। मैम आप ये बताइए कि जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? महिलाएँ क्या-क्या खा सकती हैं और पुरुषों को किन-किन बातों पर नज़र रखी जाती है? जैसे हम जब दोनों महिला और पुरुष दोनों की जांच करते हैं और जब इलाज शुरू करते हैं, तभी हम उनको ये जानकारी देते हैं कि वो जंक फूड नहीं खाएँ, अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें, जैसे हेल्दी लाइफ़स्टाइल, थोड़ा एक्सरसाइज़ करें, रात में बहुत देर-देर तक मोबाइल फ़ोन देखना, जागना, ये सब स्ट्रेस इंड्यूस करता है, जिसके कारण हॉर्मोन्स में ऊपर-नीचे प्रॉब्लम आती है। तो हम कितना भी इलाज करें, एक तरफ से वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो इसीलिए अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा रखें। अगर कोई गलत आदत है जैसे पान, गुटखा, शराब, तो ये सब चीज़ ना करें। मतलब कि पान, गुटखा, शराब, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना ये हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए? जी, बिल्कुल, बच्चे के लिए हानिकारक से ज़्यादा जो हम पहले उन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी अगर हम इधर इंजेक्शन का डोज़ लगा रहे हैं और उनकी लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं है, आईवीएफ का प्रक्रिया शुरू हो गया है, तो वो भी असर करता है। अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है, शुक्राणु ख़राब होते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और तो उससे बेहतर रिज़ल्ट होता है। सारा सब कुछ मिलके ही हम उनको एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। एक बहुत अहम सवाल हो जाता है कि जब आईवीएफ करवाया जाता है तो काफ़ी दंपति के मन में सवाल रहता है कि बच्चा कैसा होगा? क्या बच्चे में किसी प्रकार की कमी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अपाहिज? बहुत बड़े सवाल हैं और काफ़ी लोग डरे रहते हैं गाँव के। क्या कहिएगा इस पे? जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अपनी तरफ से तो हम उनको एक अच्छा स्वस्थ बच्चा ही देना चाहते हैं। पर अगर किसी कपल में कोई जैसे पहले से घर में कोई बीमारी है किसी बच्चों में, ऐसे भी होते हैं दंपत्ति जो हमारे आते हैं, या फिर उनके एक बच्चे में प्रॉब्लम है और वो दूसरा बच्चा आईवीएफ से करा रहे हैं, तो उनके केस में हमारे यहाँ वो भी सुविधा उपलब्ध है कि हम उसका जेनेटिक टेस्टिंग, जो कि बच्चा अभी बना है लैब में बस, उसका भ्रूण एक दाना के इतना बड़ा है वो बच्चा, उसका भी हम जेनेटिक टेस्टिंग भेज के उसका जो रिपोर्ट आता है, उसकी रिपोर्ट को आने में समय लगता है। उस रिपोर्ट को देख के अगर वो रिपोर्ट सही होता है तो ही हम वो भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं। बट ये सारे केस में कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है। लेकिन अगर किसी की हिस्ट्री ऐसी है, बार-बार अबॉर्शन हो रहा है, तो हम मानते हैं कि कुछ भ्रूण में कमी होती होगी, जो तो उनमें हम जेनेटिक टेस्टिंग के द्वारा भी आगे बढ़ सकते हैं आईवीएफ मतलब में। आप ये दावा कर रही हैं कि क्रिस्टा आईवीएफ पे आइएगा तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, सही बात है। हम अपने तरफ से हमारी पूरी टीम 100% ये ध्यान रखेगी कि हम आपको यहाँ से एक हेल्दी बेबी लेके भेजें। देखिए मेरे साथ सर हैं जो यहाँ का पूरा देख-रेख करते हैं। गुलशन तिवारी जी। तिवारी जी अहम सवाल ये है आपसे कि लोग कहते हैं बड़ा पैसा लगता है, जेब खाली हो जाता है, तो क्या ये सच बात है? सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बहुत, और जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनका भी सबका स्वागत है। ऐसा नहीं है सर कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। एक छोटा-सा बात है कि आईवीएफ सेल्फ करवाते हैं, थोड़ा-सा कॉस्टली इलाज होता है, 1.5 से 2 लाख का खर्च आता है, और बाहर से डोनर लेते हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। तो और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस भी है, ईएमआई का ऑप्शंस है। हम लोग फ्री इंटरेस्ट का ईएमआई करवा देते हैं। ईएमआई का सुविधा है? जी, फ्री इंटरेस्ट का, ₹1 भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, और जितना भी आपका पैकेज बना उसका 70-80% हम लोग लोन करवा देते हैं। तो पेशेंट को सुविधा होता है और धीरे-धीरे पे कर देते हैं पेशेंट। मतलब जो ये बातें बताई जा रही हैं, जो ये चर्चा का विषय है कि बड़े रकम लगता है, ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। सब मिथ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जो भी पैसा लगता है ट्रीटमेंट के डे 1 में ही डिसाइड हो जाता है कितना पैसा लगेगा, और जो डिसाइड हो गया उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। एक पैकेज हो जाता है, ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसका कौन-सा पैकेज है। वो पैकेज हो जाएगा, उसके बाद ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है सर। काफ़ी परिवार ऐसे होते हैं जो उनका
आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता है, काफ़ी कमज़ोर घर से आते हैं, तो क्या उनके लिए विशेष तौर पे कुछ छूट दी जाती है? उनके लिए हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे पास ऐसे-ऐसे पेशेंट हैं जो 200-400 रुपए कमाते हैं, उनका भी हम लोग सपोर्ट करते हैं और पर्सनली भी सपोर्ट करके हम लोग कैसे भी चाहते हैं कि वो हमारे पास आए हैं तो खुश होकर जाएँ। मतलब क्रिस्टा आईवीएस चाहता है कि यहाँ से जो लोग भी जाएँ, खुश होके जाएँ, पैसा का कोई बड़ी बात नहीं है। सर हमारी डायरेक्टर नीता मैम ही चाहती हैं। वो हमारी पूरा क्रिस्टा के को-फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर नीता जैन हैं। वो चाहती हैं कि कोई भी हमारे पास आए तो खुश होकर जाए और उन्हीं का सारा स्ट्रीमलाइन है, उन्हीं का टीम है और सारा कुछ उन्हीं के प्लानिंग से चलता है और वो बहुत काइंड हार्टेड है और सोचती हैं सारे पेशेंट को, दिल से सोचती है और नहीं सोचती है कि हमको बिज़नेस करना है। ऐसा है कि हम लोग सबके ट्रीटमेंट में सबको फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। फैमिली जैसा ट्रीट करते जी, हैं। जो भी आ गया हम लोग सोचते हैं हमारे फैमिली का पार्ट है वो। देख-रेख करती हैं, सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। क्या लग रहा है? क्या कुछ कहिएगा? जैसे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं हम उन्हें पूरे एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हमारे सर ने बोला अभी कि हमारे पास जो भी पेशेंट आए वो यहाँ से खुश होके जाए। जितना हमारी तरफ से होता है हम उनके संग पूरा कोऑपरेट करते हैं। अगर कुछ हमें इधर पैकेज में भी कम करना पड़े, कुछ करना पड़े वो हम अपनी तरफ से कर देते हैं। लोन की सुविधा देते हैं, बिना ब्याज का लोन, जिसमें जितना वो ले रहे हैं लोन उतना ही पे करना है, उससे अधिक ज़्यादा कुछ नहीं देना है। और डे 1 से जैसे पेशेंट आते हैं कितना खर्चा होगा नहीं होगा हम उसी दिन बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ बताएँगे, बाद में ज़्यादा पैसा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी होता है फर्स्ट डे ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि काफ़ी लोग वीडियो देखकर आते हैं और कई हॉस्पिटलों में उनको लूट लिया जाता है। कभी ये बिल दिखा के, कभी ये बिल दिखा के, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होने वाली हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं आज तक हमारे किसी पेशेंट ने ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। जैसा भी पेशेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है, उनको डे 1 से हम क्लियर कर देते हैं। और हमारी पूरी ये कोशिश रहती है कि जितने भी पेशेंट आए वो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाए और उनको अच्छा रिज़ल्ट मिले, पॉजिटिव मिले और वो यहाँ से खुश होके जाए। ये हम पूरे टीम का यही रहता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट आए वो हँस के यहाँ से जाएँ।